नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की पुण्य धरा इन दिनों सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि पर्यटन की दुनिया का नया सितारा बन चुकी है। जहां कभी टूरिज्म के नक्शे पर हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान छाए रहते थे, अब वहां पर मध्य प्रदेश ने अपने नाम की नई पहचान गढ़ ली है। 2020 की तुलना में 2024 में प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में 526% की वृद्धि दर्ज की गई। 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों ने इस साल मध्य प्रदेश की भूमि को अपनी यात्रा की मंजिल बनाया, जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक पुनर्जागरण की कहानी है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या अब मध्य प्रदेश बन गया है देश का सबसे आकर्षक टूरिज्म हब? क्या अब ग्रामीण पर्यटन और धार्मिक धरोहरें दे रही हैं विकास को नई दिशा? शुरुआत करते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। साल 2024 में मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों ने देश भर से 10.7 करोड़ श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। उज्जैन में महाकाल लोक के विस्तार के बाद सिर्फ एक शहर में 7.32 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 39% अधिक हैं। चित्रकूट, मैहर और ओंकारेश्वर जैसे तीर्थ स्थल भी पर्यटकों की सूची में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन अब फिल्मी चेहरों के सहारे नहीं, अपनी आत्मा और विरासत के बल पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर हेली सेवा शुरू की जा रही है, जिससे ओंकारेश्वर, महेश्वर और बुरहानपुर जैसे स्थानों को आसानी से जोड़ा जाएगा। साथ ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन वेबसाइट का शुभारंभ कर पर्यटकों के लिए सुविधा, सुरक्षा और स्थायित्व के नए मानदंड तय किए गए हैं। ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को अगर कंपैरिजन करें तो 2005 की तुलना में 2024 में 526 गुना हमारी पर्यटन में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को लेकर। और केवल अपने देश वाले नहीं, विदेश वाले भी बड़ी संख्या में 2.25 लाख विदेशी मेहमान हमारे अपने मध्य प्रदेश आए। और ये मध्य प्रदेश भी बदलते दौर का कैसे कहां से कहां जा रहा है, इसकी कल्पना तो करें अपन। अकेले 1,500 से ज्यादा पर्यटक विदेशी भोपाल आए, 10,000 से ज्यादा पर्यटक विदेशी इंदौर आए, ओरछा, खजुराहो। पहले खजुराहो हमारा एकमात्र डेस्टिनेशन था, लेकिन अब खजुराहो के अलावा भी कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ 5 सर्वश्रेष्ठ टाइगर अभयारण्य है। हमारा घर मंदिर बन जाए तो आमदनी की भाव नहीं है, भाव भगवान के प्रति भाव वाला है कि मेहमान आकर के अपने इस गांव के छोटे से परिवेश में भी वो सब ले और उन सारी चीजों का वो जीवन भर अपने मन में एक स्मृति लेकर के जाए। ऐसे अच्छे पवित्र उद्देश्य को लेकर के पर्यटन और रूरल डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत मंत्रालय और इस अवसर पर आदिवासी मंत्रालय सबने मिलकर ये समेकित रूप से योजना बनाई। जहां एक ओर सरकार मध्य प्रदेश को पर्यटन का ग्लोबल हब बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर आरोप है कि धार्मिक पर्यटन की आड़ में कई संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में भारी निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे जैव विविधता पर संकट मंडराने लगा है। महाकाल लोक में हुई संरचनात्मक टूट फूट और ओंकारेश्वर में घाटों की कटाई जैसे मामले इन दावों को और बल देते हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि धार्मिक पर्यटन के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि पर्यटन को लेकर सरकार के पास कोई स्थायी और पर्यावरण संवेदी नीति क्यों नहीं है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की धरती देश और विदेश के सैलानियों को आकर्षित करने का दम रखती है। सवाल इस बात का उठता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार की नीयत अगर साफ हो, सरकार की इच्छा शक्ति हो, जो जमीन पर्यटन के नाम पर विकसित की जा सकती है वो बड़े उद्योगपतियों को दे दी जाती है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में एक बड़ा होटल इसी बहाने एक व्यक्तिगत फायदे की भेंट चढ़ गया। अगर इन सब चीज़ों में सुधार किया जा सकता तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पर्यटन के इतिहास में आगे रहा है और भविष्य में और ऊंचाइयां तय करेगा। इस तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि पर्यटन विभाग के माध्यम से बेशकीमती ज़मीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। अगर उस पर रोक लगाई जा सके तो विश्व के आकर्षण का केंद्र मध्य प्रदेश हो सकता है। तो क्या मध्य प्रदेश की ये नई उड़ान सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है या फिर वास्तव में ये पर्यटन से विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है?
क्या पर्यटन के ये मॉडल रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संरक्षण का सूत्र बन सकते हैं? क्योंकि बात सिर्फ पर्यटन की नहीं, एक पूरे विजन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो मध्य प्रदेश बना भारत का नया टूरिज्म हब, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रवेश गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, सरकार तो लगातार दावे करने का प्रयास भी करती है कि जो पर्यटन है वो बढ़ा है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स है वो भी इसकी वानगी को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रही है। पिछले 5 सालों में यदि हम देखें तो क्या आप देखते हैं कितना सकारात्मक बदलाव मध्य प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर में आया, और जब ये बदलाव आया तो क्या सब कुछ बहुत बेहतर था? डॉक्टर प्रेम व्यास जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। प्रतिभा जी का मैं रुक करूंगा। प्रतिभा जी, सवाल मेरा यही था कि सरकार प्रयास करने के दावे करती है कि हमने बहुत कुछ किया है मध्य प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर के लिए, हालांकि जो रिपोर्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं से और इशारा कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या देखती है? क्या वाकई सरकार के जो प्रयास थे वो बेहतर थे और इसका जमीन पर क्रियान्वयन हो पाया, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ा? आपके जो आंकड़े हैं उसमें उस हिसाब से तो यही दिखा रहे कि टूरिज्म बढ़ा। अब धरातल पे कितना बड़ा ये तो जांच का विषय हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु ये खुशी की बात है अगर मध्य प्रदेश की धरती पर टूरिज्म बढ़ता है तो यहाँ की जनता को उसका फायदा मिलता है। जैसे कि होम स्टे वाला जो प्रथा पूरे देश में चला है कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में होटल्स की बजाय होम स्टे का प्रचलन बढ़ गया है, तो उससे ये होगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा, पलायन रुक जाएगा, तो इससे ये फायदा मिलता है जनता को। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर धार्मिक स्थलों के द्वारा बढ़ रहा है टूरिज्म, तो ये तो पहले भी होता रहा है कि जो उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ तो पूरे धर्म की आस्था है, पूरे भारत से, पूरे विश्व से जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो भी अपने आस्था के अनुरूप आते हैं दर्शन के लिए। तो अगर इसमें और कुछ प्रतिशत बढ़ता है तो अच्छी बात है। जो विकास वहाँ के धार्मिक स्थल पर या उसके आसपास किया गया है, तो उसमें हमने देखा है कि सरकार ने विकास तो किया था, परंतु हमने देखा था कि वहाँ के प्रांगण में किस तरीके से टूट फूट हो रही थी, दीवारें टूट के गिर रही थी, मूर्तियां टूट रही थी जरा से हवा आंधी में। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर विकास कर रही है तो इस तरीके का विकास हो कि वो सालों साल चलता रहे। उसे ऐसा नहीं कि हफ्ते 2 हफ्ते महीनों में ही वो विकास टूट के बिखर जाए। तो उसकी गुणवत्ता का ध्यान में रखे, क्योंकि वो पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, आस्था से जुड़ा है, तो कम से कम वहां पर भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं हो। सरकार को इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए। और अन्य चीजों को देखे हम, पर्यावरण में और भी चीजें आती है, प्राकृतिक स्थल है, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे पचमढ़ी है और भी कई नदियों के उद्गम स्थल है, तो वहां पे भी इस तरीके का सरकार को विकास करना चाहिए कि वहां पर और आकर्षण बढ़े और टूरिज्म और वहां बढ़े। कई हमारे ऐतिहासिक स्थल है जैसे ओरछा, चंदेली, मांडव, महेश्वर, खजुराहो तो विश्व धरोहर है, सांची है वो भी विश्व धरोहर में आता है, मांडव। तो यहाँ पे भी इसके आसपास भी सरकार को होना चाहिए कि कुछ इस तरीके का विकास कर दिया जाए जहाँ पर आने वाले टूरिज्म जो टूरिस्ट होते हैं उनको आकर्षण हो, सुविधा हो, ताकि और ज्यादा इसमें मतलब हमारा जो कैपिटल है वो बढ़े, बेरोजगारी घटे, लोगों को आमदनी मिले और रोजगार मिले। और हम आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी, उनको याद करती हूँ कि वो वन्य जीवन संरक्षण, वन संरक्षण और वायु प्रदूषण, इनके उन्होंने नियम बनाए थे। टाइगर प्रोजेक्ट लेके आई थी जो 1972 में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था प्रथम, वो उसमें भाग भी लिया था, उन्होंने संबोधित भी किया था। तो कान्हा में उनका जो प्रोजेक्ट था वो बहुत सफल हुआ था। कूनो में 1981 में उन्होंने करा था, 1973 के में शायद कान्हा में हुआ। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट हमारे पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय था कि पूरे दुनिया के 70% टाइगर हम आज भी हमारे पास है, भारत के पास है।
तो इसको सरकार और ज्यादा बढ़ा रही है। हमारे यहाँ टाइगर की संख्या पहले 526 हुआ करती थी, अब और बढ़ गई है। तो ये जी। बड़ी खुशी की बात है। इस तरीके से और भी वन्य जीवन है टाइगर के साथ साथ, चीता है, भालू है, हाथी है। तो जी इस मैम। पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि और भी जो हमारे जानवर है उनका भी संरक्षण बढ़ाया जाए। बिल्कुल। जो मानवीय बीच में इंटरफेरेंस हो जाता है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, तो उसको रोका जाए कि जो नेशनल पार्क है वहां पर जो विकास के जी। नाम पर दखल अंदाजी होती है वन्य जीवन प्राणियों के साथ में, तो उसको रोका जाए। तो इस तरीके के कदम सरकार अगर ध्यान रखे जी। और विकास थोड़ा सा और बढ़ जाए तो ये हमारी जनता के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और ज्यादा लाभकारी हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी हित की बात होगी। लेकिन प्रवेश गौतम जी, सरकार के जो प्रयास हैं, महाकाल कॉरिडोर की हम बात करें, उज्जैन के खजुराहो की बात करें, क्या इसके इतर भी आप देखते हैं कि बाकी क्षेत्रों में भी पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, या फिर कहीं कोई कमी भी रह गई? जी। जी। हम बात करना चाहते हैं, यदि हम वाकई में पर्यटन में बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमारे जो अंदर छोटे छोटे पर्यटन, जी सर। जैसे सांची की मैं बात करता हूँ, पहले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्यता है, जी। पर अभी भी उस परिप्रेक्ष्य में वहां पे फुटफॉल नहीं आ रहा है। इसके अलावा और भी, जैसे आप रीवा देखेंगे, जबलपुर के पास देखेंगे, मंडला देखेंगे, जी, जो लोग देखना चाहते हैं उन तक भी सरकार को पहुंचना चाहिए। ऐसी योजनाएं लानी चाहिए कि पर्यटकों को उनके बारे में पता चले। जी। जो इंटरनेशनली फेमस है, क्लेम साइट्स है, वो तो बट ऑब्वियस है, लोग आते हैं, जी। पर जो इंटरनेशनली फेमस नहीं है उसको फेमस करे यदि सरकार, तो मैं मानता हूँ सरकार की वाकई में ये कामयाबी है। एक महत्वपूर्ण बात और है, जी। कई पर्यटन स्थलों में, मैं खजुराहो की भी बात कर सकता हूँ, यदि आप जाना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन का इशू आता है। सांची हो गया जैसे, अब आम आदमी तो प्राइवेट गाड़ी से जा नहीं सकता, या कोई ऐसी टाइमिंग फ्रीक्वेंट बिल्कुल नहीं है कि ट्रेन या बसों की प्रॉपर सहूलियत हो। रोड नेटवर्क कुछ तो अच्छा है, कुछ जगह अभी भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जी। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है अमित जी, जब भी हम बात करते हैं पर्यटन क्षेत्रों की, तो हमें पर्यावरण पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो पचमढ़ी कहने को तो हिल स्टेशन है, और शायद आपको भी जानकारी हो, पिछले 5 सालों के यदि वहाँ के तापमान के आंकड़े निकालेंगे तो लगातार वहाँ के तापमान में वृद्धि हो रही है। वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है वो इफेक्ट हो रही है। हाल ही में जो वहाँ हवाई पट्टी बनाई जा रही थी, 1200 मीटर से 1800 मीटर की जा रही थी, कहीं ना कहीं पर्यावरणीय नजर से वह उचित नहीं थी। तो तापमान बढ़ने की वजह से भी पर्यटन कम होता है। सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं चित्रकूट की बात करूं तो शेडेड पाथवे बनाने चाहिए। जैसे मैहर आप जब जाते हैं, सीढ़ियों में शेड बने हुए हैं, थोड़ा गर्मी से राहत मिलती है। ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ शेड होती है। यदि आप धुआंधार घाट की बात कर ले तो पार्किंग स्पॉट से आपको जब उस स्पॉट तक जाने में पसीने छूट जाते हैं। हमारा तापमान लगातार, औसत तापमान हर साल बढ़ रहा है, जो 45-46 और पिछले कुछ सालों में तो कुछ एक जगह 48 डिग्री तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार को ये समझना होगा कि तापमान बढ़ता है तो हमारा पर्यटन का सीजन ऑफ हो जाता है। आप या मैं, हम भी यदि प्लान करेंगे अमित जी, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ का तापमान कैसा है। जैसे ही हम सुनते हैं कि 44 डिग्री हम जाने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स में दिन में ही साइट सीइंग हो सकती है, रात में तो ठीक है कैंप फायर वगैरह है। इसके बाद एक जो और महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट है मेजर, जैसे बांधवगढ़ बहुत मेजर है, कान्हा, इसके आसपास रिसोर्ट्स बहुत बने हैं, लेकिन इन रिसोर्ट्स में क्या नियमों का पूरा पालन हो रहा है? सरकार को ये देखना चाहिए। एक क्षमता डिसाइड करनी चाहिए। जैसे केदारनाथ या अमरनाथ यात्रा पे जब पब्लिक जाती है तो सरकार या ट्रस्ट जो है श्राइन बोर्ड, उसकी संख्या डिसाइड करता है, क्षमता अनुरूप ही लोग जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पे संख्या को भी ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को, कि हम यहाँ पे इससे ज्यादा रिसोर्ट नहीं बनने देंगे, इससे ज्यादा पक्के निर्माण नहीं बनने देंगे। जितना पॉसिबल हो सके नेचुरल हैबिटेट को बढ़ावा देंगे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि पिछले 5-7 सालों में मेरा निजी अनुभव है, राज्य के अंदर सड़कों का नेटवर्क अच्छा हुआ है, जिससे आवागमन में भी सहूलियत हुई है। अभी भी यदि मैं एग्जैक्ट पॉइंट की बात करूं तो वहां तक जाने के लिए कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो बहुत फेमस हो सकते हैं, उन तक कनेक्टिविटी का है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बात करूं तो इनकी कई योजनाएं आती भी है और फ्लॉप भी होती है। जैसे आपको याद होगा अमित जी, कुछ साल पहले
कैरावैन का कॉन्सेप्ट लाया गया। जी जी। याद है आपको कैरावैन की आप वैन हायर करिए और वहीं जाइए रुकिए, पर वह सफल नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन है। सरकार को इन पर समीक्षा भी करनी चाहिए कि कैरावैन जैसा इतना बेहतर कॉन्सेप्ट आखिर पूरी तरीके से चल क्यों नहीं पाया। इसके अलावा सर्किट पे ध्यान देना होगा। हालांकि सरकार ने इस पे काम करना शुरू किया है, धार्मिक सर्किट बनाए, टाइगर सर्किट बनाए या कुछ और XYZ, जैसे भोपाल में ही हम आसपास 5-7 टूरिस्ट स्पॉट्स है, तो ऐसी रोड कनेक्टिविटी दे, जैसे दिल्ली बिहार, दिल्ली में बड़े शहरों में होती है ना, दिल की बसें चलती है कि कोई भोपाल एयरपोर्ट में उतरे, आपको कहीं नहीं जाना, AC बस मिल जाएगी, बैठिए, आसपास बीन बेट का हो गया, साक्षी हो गया या जो भी स्पॉट्स है, आप जाइए, इसे देखिए, घूमिए, एंजॉय करिए, शाम को वापस आइए। इन पर भी सरकार को फोकस करना होगा और जो पुरानी योजनाएं दम तोड़ चुकी है उनकी समीक्षा करनी होगी कि क्या योजनाएं गलत थी या उनका क्रियान्वयन गलत। बिल्कुल, जब तक ये नहीं फाइंड आउट करेंगे, आप कितने भी दावे कर ले, उसकी हकीकत से वो कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। धार्मिक पर्यटन को ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे प्रदेश का पर्यटन बढ़ गया। पर्यटन आपका बढ़ता है, आपके प्रयास से बढ़ता है जब आप अपने पर्यटन स्थानों को अच्छा करते हैं, क्योंकि बुरी से बुरी स्थिति भी होगी। मैं पटना की बात कर लूं, मेरे दोस्त जाते हैं, सॉरी झारखंड में बैजनाथ, सुविधाएं कम है लेकिन फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि आस्था का विषय है। तो आस्था तो लोग जो है वो अपनी पूरी करेंगे, पर सरकार को भी ये देखना होगा कि इसके अलावा भी और भी विकल्प है। जैसे मांडू एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्थल है इंदौर के पास, लोग जाते भी हैं। छिंदवाड़ा में पाताल पानी करके या शायद पाताल करके एक जगह है, पर वहां अभी भी कनेक्टिविटी जाने आने की जी, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता। बिल्कुल डॉक्टर प्रेम व्यास जी, काफी बातें निकलकर सामने आई दोनों पैनलिस्ट के माध्यम से। सबसे अहम बात यह है कि जो पहले से ही नोन स्पॉट्स है वहां पर तो लोग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे स्पॉट्स भी हमारे पास मध्य प्रदेश में है जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। उन्हें अच्छी तरह से कैसे डेवलप करने की दिशा में सरकार काम करेगी। और दूसरा ये, जहां पर ये विकास होता है वहां प्रकृति के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, ये कैसे सुनिश्चित रखा जाएगा। अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी देखिए अमित जी, मैं पहले अपनी पूरी बात कंप्लीट करूं फिर आपकी बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि हम आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास इन दोनों दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। समृद्ध संस्कृति आज मध्य प्रदेश की वो दुनिया के हर क्षेत्र में जा रही है, दुनिया के हर कोने में जा रही है। उसका कारण है कि लगभग 2.25 लाख विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अगर 13 करोड़ पर्यटकों की संख्या होती तो उसका 2.25 लाख विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और सांस्कृतिक विदेश की बात होती तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे स्पॉट्स है जिनको चिन्हित करके हमने डेवलप करने का कार्य करा। महाकाल लोक को लेकर जो एक भ्रांति फैलाई गई थी, फाइबर की प्रतिमा बनेगी और उसका कारण था कि वो प्रतिमाएं जो है वो लंबे समय तक उसकी चमक नहीं जाती। निश्चित रूप से उसके बाद में जब हमने निर्माण करा तो इस चीज को ध्यान में रखा है कि कहीं भी किसी भी तरह की टूट फूट या प्राकृतिक आपदा के कारण वहां पर किसी भी तरह की क्षति ना हो। दूसरी तरफ लगभग 526% की ग्रोथ 2022 के बाद में 2020 के बाद है। ये प्रदर्शित करता है कि हर क्षेत्र में हमने विकास करा है। और सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में नहीं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब हुआ था तो उसमें फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया था। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला था। तो हमारी जो यात्रा है वो उस समय से प्रारंभ हो गई थी। और निश्चित रूप से जो अलग अलग क्षेत्र है, जैसे सिर्फ उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन में हमारे कई सारे अल्पसंख्यक भाई है जिनका व्यापार व्यवसाय टूरिस्ट से चलता है, क्योंकि कई सारे होटल्स है। ऐसे कई सारे ग्रामीण अंचल है जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग भी है जो उन क्षेत्रों में जो है आज उनका सीधे सीधे उनको पर्यटकों की संख्या से फायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरह अभी राम मंदिर की अगर बात करेंगे तो लगभग 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया था। 15,000 करोड़ रुपए कारोबार हुआ है वहां पर, 15,000 करोड़ का। तो क्या सिर्फ एक ही सेक्टर को फायदा हुआ? हर सेक्टर को फायदा होगा। सरकार संकल्पित है मध्य प्रदेश के जितने भी स्पॉट्स है, हमने कहा है कि मध्य प्रदेश के जो संसाधन है उनका दोहन मध्य प्रदेश के हित में कैसे हो, उसके लिए सरकार गंभीरता से कार्यरत है। और प्रदूषण को लेकर निश्चित रूप से हमने वृहद योजना बनाई है। प्रदूषण नियंत्रण की बात हो, वन्य जीव संरक्षण की बात हो, या फिर नगर वन योजना हम लेकर आए, उसके बाद में बायो रिजर्व की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, वन क्षेत्रों का जो विस्तार हो, जल संरक्षण की बात हो, नदी जोड़ो परियोजना की बात हो, तो निश्चित रूप से जलवायु संरक्षण और जो वातावरण के अनुकूल हम उस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से वृत्ति प्रदर्शित करती है कि प्रदेश सरकार ने जिस गंभीरता से कार्य करा है,
उस गंभीरता को जनता ने भी स्वीकारा और एक सेफ वातावरण देने का कार्य करा। जो आपने प्रश्न करा था, मैंने उसका इसीलिए जवाब दिया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी कई सारे पैमाने और कई सारे ऐसे देश है जिनकी पूरी जीडीपी पर्यटन पर निर्भर करती है। मालदीव की अगर बात करेंगे तो लगभग 39% उसकी जीडीपी पर्यटन पे है। ब्रिटिश इंग्लैंड करके जगह है जहाँ की लगभग 33% की जीडीपी पर्यटन पर निर्भर करती है। तो मध्य प्रदेश भी पर्यटन के क्षेत्र में आज विश्वास के साथ में आगे बढ़ रहा है और हमारी समृद्ध संस्कृति को देश और दुनिया के लोग सराहना और देख रहे हैं। तो मुझे लगता है सभी जाति वर्ग के लिए भी और विकास के क्षेत्र में भी और जिस तरह जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो एक अनुकरणीय पहल है। और जितने भी स्पॉट से निश्चित रूप से आदरणीय विश्लेषक महोदय ने कहा हम सभी को डेवलप करने के लिए संकल्पित है और प्रदेश के विकास में यह सब अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रतिभा विक्टर जी, क्या सिर्फ योजनाएं बनाने से, नीतियां बनाने से हमारा जो पर्यटन है वो बूस्ट कर सकता है, या इससे इतर भी आप मानती हैं कि कुछ और कदम सरकार के माध्यम से उठाए जाने चाहिए जो जरूरी हैं? जी बिल्कुल, सरकार के माध्यम से कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि देखिए हमारे पास प्राकृतिक स्थल बहुत है, हमारे पास ऐतिहासिक धरोहर बहुत है। इसमें तो सरकार ने अपनी तरफ से कोई डेवलपमेंट किया नहीं है, ऑलरेडी हमको मिला है। तो सरकार को चाहिए कि जो हमारे पास धरोहर है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो ऐतिहासिक हो, उन धरोहर को संजो के रखे। अगर वो थोड़ा सा भी क्षीण होता है तो उसको देखा जाए, उसकी मरम्मत किया जाए, आसपास इस तरीके के जगह बनाई जाए ताकि जो टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो होम स्टे हो या उनका स्टे के लिए, जैसे कि प्रवेश जी ने कहा कि कान्हा का उदाहरण दिया कि रिजॉर्ट है और उनको किस तरीके से संख्या कंट्रोल करना है। तो मैं प्रवेश जी की सारी बातों से सहमत हूँ कि बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए उन्होंने कि सरकार को चाहिए कि जो भी पर्यटक है वो चाहे एयरपोर्ट पे आए या रेलवे स्टेशन या बस से या निजी वाहन से आए, तो कनेक्टिविटी रोडों की होना चाहिए कि जो भी स्पॉट हो वहां तक रोड हो। ऐसा नहीं हो कि थोड़े दूर जाके कुछ किलोमीटर हमें कुछ प्राइवेट गाड़ी से जाना पड़े या अन्य साधनों से जाना पड़े। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। टूरिस्ट बसों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि अगर टूरिस्ट बसें मिल जाए आसपास के क्षेत्रों में, हर जिले में, तो ये पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। और सरकार को चाहिए कि जो ऑलरेडी स्थल है, जो नॉन स्थल है, वो तो है ही सही। और अगर हम मध्य प्रदेश के हर जिलों में अगर हम सर्च करें तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई धार्मिक स्थल या कोई ऐतिहासिक इमारतें मिल जाएगी या प्राकृतिक स्थल हर जिले में मिलेगा आपको। तो वो जो अननोन स्थान है उसको भी सरकार डेवलप करे ताकि वो जो मध्य प्रदेश के पटल पे, पर्यटन पटल पे, वो भी स्थान उभर के आए ताकि हम जनता को भी मालूम हो कि ये भी हमारे पास ये धरोहर भी है जो अभी तक मतलब हमारे सामने नहीं थी। तो वहां का भी भ्रमण करना, जितने भी पर्यटन आते वो भी करें, मध्य प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं वो भी करें, उससे भी हमको हमारा कैपिटल बढ़ता है, रोजगार मिलता है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि बुरहानपुर है तो वहां पे पास में असीरगढ़ है, तो खुनी भंडारा है, एक उन्हीं के पास नेपाल नगर करके जगह है, वहां पे एक नेचुरल प्लेस है, शायद उसको सीता नहानी करके बोलते हैं। ऐसे ही हम गांधी सागर अभ्यारण्य के पास देखें तो वहाँ जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें बहुत ऊपर चढ़ के जाते हैं। तो वहाँ केदारनाथ नाम की जगह है, धार्मिक स्थल है। तो वो महाभारत काल से वहां पर शिव मंदिर है। तो ये सब अननोन जगह, बहुत सुंदर जगह, जिसको मतलब वहां के स्थानीय लोगों को ही मालूम है। तो इसको हमको निकाल के मध्य प्रदेश के पटल पे लाएं पहले, फिर आगे हम अपने देश के पटल पे लाएं। तो इससे सारे हमारे मानचित्र पे ये स्थल उभरेंगे और इन क्षेत्रों पर भी हम निश्चित तौर पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन प्रवेश गौतम जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब हमें किसी भी तरह से फिल्मी ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, यानी कि उनके कहने का मतलब साफ तौर पर था कि हम ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं फिल्मी कलाकारों को। और देखा यह भी गया है प्रवेश जी की दूसरे राज्य में भी बनिस्बत ऐसा ही होता है कि एक फीचर एड शूट किया जाता है। लेकिन दूसरे राज्य ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम मध्य प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए? क्योंकि हर कोई अपनी ब्रांडिंग करता है, दूसरे स्टेट्स जैसे मैंने कहा वो भी करते ही है, मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन हम ऐसा और क्या करें जो दूसरे राज्य करते हैं ताकि और जो पर्यटन है अधिक से अधिक संख्या में वो मध्य प्रदेश आए भ्रमण के लिए? देखिए अमित जी, मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता जी। एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज के प्रमोशन के लिए जी, चाहे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही जी। ऐसे में ये कहना कि हम फिल्म स्टार नहीं बुलाएंगे, ठीक है मत बुलाइए, पर हमें एक सेलिब्रिटी चाहिए। सेलिब्रिटी का पर्पस ये होता है कि इसकी फॉलोइंग है, वो ज्यादा लोग देखेंगे। और आज भी कई एरिया में
किसी सेलिब्रिटी के द्वारा कहे गई चीजों को लोग प्रिफर करते हैं, और सोशल मीडिया का जमाना है, शेयर भी होता है। बिल्कुल, जैसे गुजरात का बड़ा फेमस फ्रंटलाइन हुआ, मध्य प्रदेश का भी हुआ, तो ये आवश्यकता है। हालांकि मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता, पर यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के मन में कोई दूसरी योजना है तो ठीक है, स्वागत है उसका, पर ब्रांडिंग अति आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात अमित जी मैं जरूर बोलना चाहूंगा, हमारे कई ऐसे पर्यटन स्थल है, आपको शायद जानकारी हो या नहीं हो, मंडला के पास अजगरों का प्राकृतिक स्थल है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट बना है कि अजगरों के लिए वो एकदम बिल्कुल प्राकृतिक स्टे हो जाता है, ये बहुत कम लोगों को मालूम। हमें ये प्रचार करने की आवश्यकता है। रोड कनेक्टिविटी प्लस चित्रकूट की मैं बात करूं तो नो डाउट उसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन शाम को 6 के बाद वहां घूमना बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता। रीवा में हाल ही में कुछ एक घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, उज्जैन में भी हुआ। अभी एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है, हमारे पर्यटन स्थलों पे जो वहाँ के बिजनेसमैन है या जो रहवासी है, वो आज भी पचमढ़ी एकाध को अपवाद को छोड़ दे, पर्यटन को प्रमुख आय का जरिया नहीं मानते। यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं मानते, टूरिज्म को नहीं मानते, इसलिए वो टूरिस्ट को उतना रिस्पेक्ट भी शायद नहीं दे पाते होंगे जितना मिलना चाहिए। बनस्पत आप राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहां पे उन्होंने टूरिस्ट को एज अ फुल टाइम सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट किया हुआ है। मैं उदाहरण दिया था जैसे बांधवगढ़, वहाँ रिसोर्ट है, लोकल होम स्टे भी है, लोगों ने बनाए, पर मैं खुद जब वहां पे गया हूँ तो ज्यादातर बाहर के लोग वहां आके वो बिजनेस कर रहे हैं, लोकल आदमी का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसका बच्चा है या जो व्यक्ति है बाहर नौकरी या रोजगार। सरकार को ये पेनिट्रेट करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ब्रांडिंग की, हम लॉ एंड ऑर्डर भी आपको प्रॉपर दे रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप आइए, इट इज वेरी मच सेफ। नाइट लाइफ का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है इस समय में। हम जब भी बात करते हैं पर्यटन की, हमें नाइट लाइफ दिखानी होगी कि भाई शाम को भी आप मार्केट घूमिए, बिल्कुल कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जो पर्यटकों को आकर्षित कर पाए। जी बिल्कुल, कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी का मैं रुख करूंगा। प्रेम व्यास जी, बहुत सारी बातें इस चर्चा में निकल करके आ चुकी है, लेकिन सबसे अहम बात ब्रांडिंग को लेकर, जैसे कि प्रवेश जी ने कहा, हम इसमें क्या कुछ और नया कर सकते हैं? सरकार क्या कोई और योजना बना रही है कि हम किसी और माध्यम से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करेंगे? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने फिल्म पर्यटन के लिए योजना बनाई थी और कई सारे उसमें एमओयू भी साइन हुए थे। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ का जो लास्ट ईयर का आंकड़ा है, लगभग 17 करोड़ लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन करे, और मुझे लगता है काशी विश्वनाथ सबसे ऐतिहासिक और पुरानी धरोहर है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश अगर सिर्फ किसी फिल्म स्टार के ब्रांडिंग के बिना भी अगर 13 करोड़ लोग आते तो मुझे लगता है अपने आप में उपलब्धि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में लगभग 11.46 करोड़ लोग, ये लास्ट अपडेट है। अगर मध्य प्रदेश में 13 करोड़ प्लस 2.25 लाख विदेशी पर्यटक आते तो मुझे लगता है कि अपने आप में आज प्रदेश की जो समृद्ध संस्कृति है वो पूरे देश के साथ में दुनिया में प्रचलित होगी। निश्चित रूप से समय के अनुसार निर्णय लिए जाते, आने वाले भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे निश्चित रूप से उससे प्रदेश का स्थिति होगा। और प्रदेश के अंदर जो व्याप्त है, हमने होम स्टे को लेकर योजना बनाई थी और जितनी आशान्वित योजना का विस्तार था और फल था वो नहीं मिला, लेकिन हम योजनाओं का निस्तारण करते रहेंगे, निर्माण करते रहेंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को जो विकसित संकल्प का, जो हमारा विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ने का दावा कर रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी जरूरी होगा कि जो प्रकृति के साथ मनुष्य का सामंजस्य है वो भी बेहतर हो। किसी भी तरह से जो नेचुरल हैबिटेट है उसे इस टूरिज्म से किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।